है दोस्तों कि देखिए, ग्रीनफील्ड नेशनल बैंक की रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप ने यह डिटेक्ट किया कि फिक्स्ड इनकम ट्रेडिंग डेस्क ने बोर्ड अप्रूव्ड 10 डे वीआर लिमिट को 3 कंजिक्यूटिव डे तक ब्रीच किया है। ग्रीनफील्ड नेशनल बैंक रिस्क मैनेज, देखिए ये जो बैंक है ना, हर एक बैंक में एक रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप होता है, राइट। तो ये जो हमारा ग्रीनफील्ड नेशनल बैंक है, इनका एक रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप है, और इन्होंने ये डिटेक्ट किया है कि फिक्स्ड इनकम ट्रेडिंग डेस्क हैज एक्सीडेड द बोर्ड अप्रूव्ड वीआर। समझते हैं ना, वीआर होता है वैल्यू एट रिस्क। तो जो 10 दिन का वीआर लिमिट था, इसको एक्सीड किया है लगातार 3 ट्रेडिंग डे में, राइट। तो और दूसरी बात की कोई रिपोर्टिंग भी नहीं हुई, कोई एस्केलेशन भी नहीं हुई अभी तक। तो दोस्तों सवाल ये कह रहा है कि एज पर द रिस्क गवर्नेंस फ्रेमवर्क के हिसाब से इस लिमिट ब्रीच की अल्टीमेट और फाइनल अकाउंटेबिलिटी किसकी है? हु होल्ड द अल्टीमेट एंड फाइनल अकाउंटेबिलिटी फॉर दिस ब्रीच? ये सवाल है दोस्तों। सो लेट्स सी द ऑप्शन। आइए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि नहीं, ये रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप की अकाउंटेबिलिटी है। बी कह रहा है कि बोर्ड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सी कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और डी कह रहा है आल्को की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसके माध्यम से आपको ये जो चारों एलिमेंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सभी के आपको रोल समझ में आ जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले सिनेरियो को समझिए। देखिए दोस्तों, सिनेरियो कुछ ऐसा है कि जो हमारा ट्रेडिंग डेस्क है, लेट मी एक्सप्लेन द सिनेरियो। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, दैट ट्रेडिंग डेस्क हैज एक्सीडेड द वीआर लिमिट, राइट। मैं यहां लिख देता हूं कि जो हमारा ट्रेडिंग डेस्क है, इन्होंने क्या किया कि जो वैल्यू एट रिस्क लिमिट है, इसको इन्होंने एक्सीड कर दिया। फाइन। अब क्या हुआ दोस्तों, वो भी एक बार नहीं किया, 3 टाइम्स, 3 बार एक्सीड किया। एक बार नहीं किया दोस्तों, 3 बार इन्होंने एक्सीड किया। फिर डिटेक्ट किसने किया? हु डिटेक्टेड दिस? तो डिटेक्ट किया दोस्तों, इट इज डिटेक्टेड बाय रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप। तो जो हमारी रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप है ना, उन्होंने इस चीज को डिटेक्ट किया कि वीआर लिमिट 3 बार क्रॉस हुआ है, लेकिन किसी ने रिपोर्ट नहीं करा, राइट। किसी ने रिपोर्ट नहीं करा। तो दोस्तों इस ब्रिज की फाइनल अकाउंटेबिलिटी किसकी है? तो देखिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन, लेट्स सी द ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है जी, जरा देखिए। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि ये रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप की अकाउंटेबिलिटी है। सबसे कॉमन आंसर है, क्योंकि दोस्तों सपोर्ट फंक्शन का काम सिर्फ, देखिए समझिए बात को, जो हमारी सपोर्ट ग्रुप होती है ना दोस्तों, सपोर्ट ग्रुप का क्या काम होता है वो जरा समझिए। जो रिस्क मैनेजमेंट की सपोर्ट ग्रुप होती है, वो रिस्क को मेजर करेगी, मेजर करने के बाद मॉनिटर भी करेगी, राइट, और फिर रिपोर्ट करेगी, राइट। तो बेसिकली सपोर्ट ग्रुप का यही काम है, रिस्क को मेजर करो, मॉनिटर करो और रिपोर्ट करो। लेकिन उनका कोई बिजनेस अकाउंटेबिलिटी नहीं होता। दे डू नॉट हैव एनी अकाउंटेबिलिटी। तो प्लीज याद रखिएगा, सपोर्ट ग्रुप जो होती है, दे डू नॉट हैव एनी अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा है इन्होंने बोर्ड रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, इसको शॉर्ट में आप आरएमसी भी बोलते हैं। आप मैकमिलन बुक देखेंगे ना, वहां पे इन्होंने आरएमसी लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। तो फ्रेंड्स देखिए, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी जो है ना, ये एक ओवरसाइट कमिटी है। क्या है जी? ओवरसाइट कमिटी, राइट। तो इनकी भी फाइनल अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, दे आर नॉट ऑल्सो फाइनली अकाउंटेबल। ये जस्ट एक मॉनिटरिंग कमिटी है, इनकी फाइनल अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। ऑप्शन डी में लिखा है आल्को। आल्को होता है हमारा एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमिटी। दोस्तों आपको पता है कि जो आल्को कमिटी है, ये एक स्पेशलाइज कमिटी होती है। दिस इज अ काइंड ऑफ स्पेशलाइज कमिटी, राइट। सो रिमेंबर, आल्को, दिस इज अ स्पेशल कमिटी, राइट। और इसका जो डोमेन है ना जी, इसका डोमेन क्या क्या होगा? इसका डोमेन होगा लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट, रिस्क इन बैंकिंग बुक एंड बैलेंस शीट। ये इनका डोमेन है। हम लोग आगे आल्को के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन दोस्तों आल्को की फाइनल अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी इनकी भी नहीं होती है, क्योंकि ये स्पेशल कमिटी है। तो दोस्तों अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी किनकी होगी फिर? तो सही जवाब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, राइट। तो प्लीज याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बता रहा हूं दोस्तों, सही जवाब है इसको ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा कि रिस्क एट द रेट बैंक लेवल, बैंक लेवल का कोई भी रिस्क होगा, ये बोर्ड ड्रिवन होता है, इट इज ऑलवेज बोर्ड ड्रिवन, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी रिस्क लिमिट को बोर्ड अप्रूव करेगा, उसकी अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी भी बोर्ड की ही होती है, चाहे ब्रीच किसी ने किया हो,
चाहे मॉनिटर किसी ने किया हो, चाहे रिपोर्ट करने में डिले किसी ने नहीं किया, फाइनल अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? तो बोर्ड की होगी, राइट। तो प्लीज एक लाइन में इसको याद रख लीजिए कि जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, इनकी फाइनल अथॉरिटी होती है, राइट, इनकी फाइनल अथॉरिटी होती है। तो दोस्तों, जिस लेवल ने लिमिट अप्रूव की वही लेवल अकाउंटेबल होगा। समझिए, इसका सिंपल सा लॉजिक ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको, कि जिस लेवल ने लिमिट को अप्रूव किया। अब ये बताइए, ये जो 10 दिन का जो VAR लिमिट था, किसने अप्रूव किया था जी? बताइए। VAR होता है वैल्यू एट रिस्क। ये जो 10 डे VAR लिमिट था, किसने अप्रूव किया था? तो ये बोर्ड ने अप्रूव किया था ना, साफ साफ लिखा हुआ है कि बोर्ड ने ही इसे अप्रूव किया था। तो दोस्तों, जो इसे अप्रूव करेगा वही इसे अकाउंटेबल होगा। सिंपल सा रूल है, बोर्ड ने अप्रूव किया तो बोर्ड ही अकाउंटेबल होगा, राइट। पॉलिसी मैनेजमेंट ने अप्रूवल की, मैनेजमेंट अकाउंटेबल होगा। यदि मान लीजिए पॉलिसी की बात होती तो मैनेजमेंट वहां पे मैनेजमेंट करता है, तो मैनेजमेंट अकाउंटेबल होगा। सिंपल सा रूल है कि जिस लेवल ने लिमिट अप्रूव की वही लेवल अकाउंटेबल होगा। बोलिए दोस्तों, क्लियर है? तो यहां से हमने क्या क्या चीजें सीखी? हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखी, मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं दोस्तों। हमने आपको बताया कि देखो, जो हमारा सपोर्ट ग्रुप होता है ना, रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप, ये केवल मेजर करेगा या ये केवल रिपोर्ट करेगा? आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो हमारा BFM का दिसंबर का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आया था। एक तरफ उन्होंने RMC, सपोर्ट ग्रुप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आल को दे दिया, और एक तरफ उसने दूसरे कॉलम में उन्होंने उसके फंक्शन को दे दिया, और आपको मैच द फॉलोइंग करने का। तो दोस्तों, वो क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा जब आप इसके लॉजिक को समझिएगा। तो सपोर्ट ग्रुप क्या करता है जी? मेजर करेगा और रिपोर्ट करेगा। RMC का क्या काम है? रिस्क मैनेजमेंट कमिटी का केवल एक ही काम है कि वो ओवरसाइट करेगा। ओवरसाइट मतलब मॉनिटरिंग करना। फिर आल्को का क्या काम है? आल्को आपको नाम से ही पता है कि स्पेशलाइज ग्रुप है, ये मैनेजमेंट कमिटी होती है, स्पेशलाइज मैनेजमेंट कमिटी होती है। और फाइनली जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो BOD की होती है। BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये अल्टीमेट अकाउंटेबल होता है। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्लीज क्लियर वर्ड टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में यदि कंसेप्ट क्लियर है तो। यदि कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप अपना चैट बॉक्स के माध्यम से अपना डाउट हम तक पहुंचा सकते हैं। आप या ये क्वेश्चन क्लियर है, इसका कंसेप्ट क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। तो यहां पे देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है कि इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, राइट, इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ अ पब्लिक सेक्टर बैंक कंप्लीटेड मंथली मैंडेटरी लिक्विडिटी स्ट्रेस टेस्ट। तो फ्रेंड्स देखिए, सवाल ये है, पहले मैं आपको ये क्वेश्चन मिलता जुलता है, पहले ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने स्क्रीन पर। दोस्तों, ये सवाल रिस्क मैनेजमेंट में कंसेप्ट क्लैरिटी डिसाइड करेगा। देखिए क्या कर रहा है कि एक ब्रांच मैनेजर है एक बड़े बैंक के, इन्होंने क्या किया, इनके पास एक लोन एप्लीकेशन मिला। किससे मिला? AAA रेटेड कॉर्पोरेट बोरोवर से। मतलब ब्रांच मैनेजर को एक AAA रेटेड कॉर्पोरेट बोरोवर से लोन एप्लीकेशन मिलती है। लोन हाई मार्जिन वाला है, लिखा गया है ना कि जो लोन है वो हाई ग्रॉस मार्जिन वाला है, और ब्रांच के अप्रूवल लिमिट के अंदर है। तो ये समझिए, ऐसा है कि एक कॉर्पोरेट जो कि AAA रेटेड है, इन्होंने अपना लोन एप्लीकेशन ब्रांच मैनेजर को दिया, ठीक है, और लोन मार्जिन अच्छा खासा है लोन में, ब्रांच के अप्रूवल लिमिट के अंदर भी है। लेकिन जो हमारा सेंट्रल रिस्क डिपार्टमेंट है, इसने विदाउट एक्सप्लेनेशन रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, मतलब ये तो आपके सामने सिनेरियो है। और दोस्तों, आजकल जो पेपर पैटर्न है ना, वो इसी प्रकार का सवाल आता है। आपके सामने एक कहानी बना के देगा और आपसे चेक किया जाएगा कि आप कंसेप्ट समझे हैं या नहीं समझे हैं। तो सवाल ये कर रहा है कि इसने जो रिजेक्ट किया रिस्क डिपार्टमेंट ने, इसका क्या कारण हो सकता है? व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस रिजेक्शन? तो ऑप्शन ए कर रहा है कि अनएक्सेप्टेबल क्रेडिट रिस्क होना। ऑप्शन बी कर रहा है कि पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन रिस्क होना प्लस हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट होना। ऑप्शन सी कर रहा है कि रिस्क टीम ने गलती कर दी है। और डी कर रहा है कि लोन का रिटर्न ब्रांच के हर्डल रेट से कम है, द रिटर्न ऑन द लोन इज बिलो द ब्रांच हर्डल रेट। बोलिए दोस्तों, अपना गेस कीजिए, A B C D कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? किस बेसिस पे ये जो सेंट्रल रिस्क डिपार्टमेंट है लोन को रिजेक्ट कर सकती है? चार ऑप्शन दिया गया है, A B C या D। व्हाट डू यू थिंक? सो लेट मी एक्सप्लेन, आइए समझते हैं, इसके पीछे लॉजिक को समझते हैं दोस्तों। तो अब आप दोस्तों ये बताइए कि जो AAA रेटिंग जो दिया गया है, ये बताइए मुझे
कि ट्रिपल ए रेटेड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिपल ए रेटिंग। ट्रिपल ए रेटिंग का मतलब क्या होता है, हाई रिस्क या लो रिस्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिपल ए रेटिंग, डज इट मीन्स हाई रिस्क और लो रिस्क। तो दोस्तों ट्रिपल ए रेटेड का मतलब हो गया कि बहुत ही कम रिस्क, राइट, वेरी लो रिस्क, क्योंकि बहुत अच्छा इसका रेटिंग है ना, तो रिस्क बहुत कम होगा, ऑलमोस्ट डिफॉल्ट होने की नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी है। चलिए पहले मैं ऑप्शन आपको बताता हूं, पहले मैं ऑप्शन आपको चेक करता हूं। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में ना ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बेस्ट काम करता है। पहले ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या लिखा है ऑप्शन नंबर ए में, अनएक्सेप्टेबल क्रेडिट रिस्क। यहाँ पे दोस्तों 50% क्वेश्चन स्टूडेंट यही गलती मार्क करते हैं। देखिए दोस्तों ट्रिपल रेटेड बॉरोवर है, साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसका तो इंडिविजुअल रिस्क लोएस्ट होगा ना जी, तो अनएक्सेप्टेबल क्रेडिट रिस्क तो वर्ड गाना गलत है, ठीक है, ऑप्शन ए रीजन नहीं हो सकता। अच्छा जरा डी को पढ़िए, डी क्या कर रहा है कि जो लोन पे रिटर्न है वो बहुत कम है। अब देखिए हाईएस्ट मार्जिन लोन यहाँ पे लिख दिया है ना कि पिछले 5 साल का हाईएस्ट ग्रॉस मार्जिन वाला लोन है जी, राइट, तो हाईएस्ट ग्रॉस मार्जिन वाला लोन है ये, तो रिटर्न कम तो हो ही नहीं सकता। अब आप खुद सोचिए कि लोन यदि मार्जिन लोन हाईएस्ट मार्जिन वाला है तो क्या रिटर्न लो हो सकता है, नहीं ना हो सकता जी, ठीक है, तो ये हमारा डी वाला भी गलत है। अब देखिए जरा सी को देखते हैं, सी लिखा है कि एरर बाय द मिस्टेक बाय द रिस्क टीम। अब देखिए रिस्क टीम ने मिस्टेक किया, ये कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टर है दोस्तों, एग्जाम मार्कर का फेवरेट टाइम पास ऑप्शन है, तो बी नंबर ही इसका सही जवाब है। मैं आपको समझाता हूं क्या है दोस्तों, क्या मेरे मेरे मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, प्लीज इसका जवाब दीजिएगा। यदि ये जवाब दे देते हैं तो निश्चित रूप से आप इसको समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को। ये बताइएगा दोस्तों कि क्या एक ट्रांजेक्शन से कंसंट्रेशन रिस्क होता है। मान लीजिए कि वन ट्रांजेक्शन है, और मेरा सवाल यही है कि क्या एक ट्रांजेक्शन से कंसंट्रेशन रिस्क होगा, बताइए। हाँ यस यस या नो प्लीज टाइप, कैन वन ट्रांजेक्शन गेट birth to give birth to the concentration risk? The answer is no, right? Concentration risk cannot happen because of single transaction. Concentration risk कभी भी ट्रांजेक्शन लेवल पे होता ही नहीं है। कंसंट्रेशन रिस्क हमेशा और हमेशा कहां होता है, पोर्टफोलियो लेवल पर होता है, समझे। तो दोस्तों ये बातें समझ, तो हमने क्या सीखा कि देखो रिस्क जो है ना ट्रांजेक्शन लेवल पे स्टार्ट होता है लेकिन मैनेज किया जाता है पोर्टफोलियो लेवल पे, समझे बात को। रिस्क स्टार्ट कहां पे होता है, रिस्क स्टार्ट होता है ट्रांजेक्शन लेवल पे, ठीक है, और मैनेज कहां पे किया जाता है, पोर्टफोलियो लेवल पे मैनेज किया जाता है। सिंगल लोन सेफ है, लेकिन पूरे पोर्टफोलियो में क्या ऑलरेडी सेम टाइप बॉरोवर है, सेम सेक्टर का एक्सपोजर ज्यादा है। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके ब्रांच में एग्रीकल्चर या गोल्ड लोन का एक्सपोजर एकदम हाई हो जाता है, होता है ना जी, तो जब भी ऐसा होता है तो इसी को बोला जाता है कंसंट्रेशन रिस्क, समझे क्या मैं बोला। कभी कभी ऐसा होता है कि जब से एक पार्टिकुलर सेगमेंट में एक पार्टिकुलर सेक्टर का एक्सपोजर एकदम हाई हो जाना, इसी को कहते हैं कंसंट्रेशन रिस्क, समझे। तो कंसंट्रेशन रिस्क हमेशा और हमेशा अपियर होगा एक ही लेवल पे, जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो लेवल, कभी भी ये ट्रांजेक्शन लेवल पे नहीं अपियर होगा। एक लोन रिस्की नहीं, बट पूरा बैंक अगर एक ही सेक्टर में ज्यादा लैंड कर रहा है तो रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। और दोस्तों जब जब आप एक रूल और याद रखिएगा कि जब पोर्टफोलियो रिस्क आपका ज्यादा होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, बैंक को कैपिटल भी ज्यादा रखना पड़ेगा, समझे बात को। पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो रिस्क ज्यादा है तो बैंक को ज्यादा कैपिटल रखना पड़ेगा, और ये बैंक के रिटर्न को हर्ट करता है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए ना कि अगर मान लो कि बैंक का कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो प्रॉफिट पर कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा, घट जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि रिस्क का जो एपेटाइट है वो कभी भी ट्रांजेक्शन लेवल पे डिसाइड नहीं होता। रिस्क का जो एपेटाइट है दोस्तों ये हमेशा और हमेशा कहां डिसाइड होता है, इट इज ऑलवेज डिसाइडेड एट द पोर्टफोलियो लेवल, प्लीज इसको याद रखिएगा। रिस्क एपेटाइट इज ऑलवेज डिसाइडेड एट द पोर्टफोलियो लेवल। तो ब्रांच मैनेजर के हिसाब से लोन परफेक्ट लग रहा है, लेकिन कॉर्पोरेट का जो रिस्क एपेटाइट है वो कह रहा है कि देखो हमारे हमारे एक्सपोजर इस सेक्टर में ऑलरेडी हाई है, यदि एक और लोन हमने दे दिया तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, राइट, कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो इसीलिए रिजेक्ट कर दिया जाए, इसीलिए रिजेक्ट हुआ है। तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, राइट। तो याद रखिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ट्रिपल रेटेड बॉरोवर भी रिजेक्ट हो सकता है, बॉरोवर के कारण रिजेक्ट नहीं हो रहा है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द बॉरोवर, बॉरोवर तो काफी अच्छा है जी, राइट, लेकिन बैंक के पोर्टफोलियो के कारण भी ट्रिपल रेटेड लोन जो है रिजेक्ट हो सकता है, समझे, क्योंकि बैंक का उस पार्टिकुलर सेक्टर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, बैंक और ज्यादा एक्सपोजर नहीं लेना चाह रही है। तो दोस्तों ट्रिक यही है याद रखने का कि देखो सेफ बॉरोवर यदि है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बैंक भी सेफ है, समझे। सेफ बॉरोवर डज नॉट मीन बैंक इज सेफ, बैंक का रिस्क पोर्टफोलियो से होता है, बॉरोवर से नहीं होता।
प्लीज याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही मिलियन डॉलर कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। बैंक का जो रिस्क होता है दोस्तों, कहां से होता है? पोर्टफोलियो से होता है, कभी भी बॉरोवर से नहीं होता। आपने यहाँ पे देखा ना, बॉरोवर तो हमारा ट्रिपल ए रेटेड बॉरोवर है, लेकिन बैंक उसको रिजेक्ट कर रही है एप्लीकेशन को। क्यों रिजेक्ट कर रही है? क्योंकि दोस्तों बैंक का उस पार्टिकुलर सेक्टर में काफी ज्यादा एक्सपोजर है, वो और एक्सपोजर नहीं बनाना चाहती, दैट्स वाई। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। यहाँ पे कंसेप्ट चेकर क्वेश्चन है। ट्रांजेक्शन लेवल मल्टी रिस्क फ्रेमवर्क को समझते हैं दोस्तों। सवाल ये कर रहा है कि कोई बैंक है, वो एक 5 ईयर फ्लोटिंग रेट RLLR राइट लिंक्ड लोन को सैंक्शन करता है डबल ए रेटेड बोरोवर को। बैंक ने इस फंड को 100% फंड दिस लोन 100% यूजिंग अ 3 ईयर फिक्स रेट रिटेल फिक्स्ड डिपॉजिट। बोरोवर हैज नो फुल पेनल्टी। So borrower has no full penalty, right? A penalty prepayment option at on the of the loan anytime. So what risk exists on day one? को कौन सा रिस्क एग्जिस्ट करेगा? क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट एंड लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट लिक्विडिटी बेसिस एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क। बहुत सा सवाल है दोस्तों। देखिए ये सवाल में आप ये बताइएगा दोस्तों, एक वार्म अप क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं कि क्या हर ट्रांजेक्शन में सिर्फ एक ही रिस्क होता है? बताइए तो, क्या हर ट्रांजेक्शन में केवल एक ही रिस्क होता है? तो जवाब है नहीं दोस्तों। एक लोन के अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंट रिस्क होते हैं। चलिए तो ऑप्शन वाइज बात करते हैं। पहला ऑप्शन क्या लिखा है कि पहला ऑप्शन लिखा है यहाँ पे क्रेडिट रिस्क। तो दोस्तों पहले कंसेप्ट समझ में आया क्या सवाल है कि इन्होंने सैंक्शन किया है 5 साल का फ्लोटिंग रेट रेपो रिंग रेट पे, जो कि डबल ए रेटेड बॉरोवर से लिंक्ड है, और बैंक ने फंडिंग की इस लोन को 3 ईयर फिक्स डिपॉजिट फिक्स रेट रिटेल फिक्स डिपॉजिट से। तो दोस्तों ये देखिए ऑप्शन ए कर रहा है ओनली क्रेडिट रिस्क, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। क्यों गलत है? लॉजिक को समझिए। ऑप्शन नंबर ए गलत इसलिए है दोस्तों क्योंकि देखिए डबल रेटेड बोरोवर का मतलब है कि क्रेडिट रिस्क कम है। बट क्या क्रेडिट रिस्क ही केवल रिस्क होता है? नहीं ना जी। बैंकिंग सिंपल नहीं है, ट्रांजेक्शन से बहुत सारे रिस्क एक साथ जनरेट होते हैं। बी कह रहा है कि क्रेडिट और लिक्विडिटी रिस्क दोनों होगा। अगर मान लो लोन फ्लोटिंग रेट है और एफडी जो है फिक्स रेट है, क्या इंटरेस्ट मिसमैच रिस्क क्रिएट होगा? अब आप यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, प्लीज जवाब दीजिएगा कि हमारा जो लोन है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लोन है वो क्या है? फ्लोटिंग रेट पे है, ठीक है। और जो एफडी है ये क्या है? फिक्स रेट पे है। लोन फ्लोटिंग रेट पे है, एफडी फिक्स रेट पे है। तो क्या यहाँ पे इंटरेस्ट मिसमैच रिस्क क्रिएट होगा? यस और नो? यस, इंटरेस्ट मिसमैच रिस्क जरूर क्रिएट होगा, क्योंकि लोन इज ऑन फ्लोटिंग रेट, एफडी इज एट फिक्स रेट। इसका नाम क्या होता है जी? इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम याद है आपको? जब भी इंटरेस्ट मिसमैच आएगा इसको हम लोग बोलते हैं बेसिस रिस्क, समझे? तो बेसिस रिस्क होगा। तो ऑप्शन नंबर बी की यदि हम बात की जाए, तो ऑप्शन नंबर बी में जरा देखिए तो बेसिक रिस्क का कोई जिक्र है क्या? डज इट टॉक अबाउट बेसिक रिस्क? नो, तो बी भी गलत हो गया। चलिए जरा डी को देखिए, क्रेडिट ऑपरेशन लिखा है। अच्छा यहाँ बताइए कोई ऑपरेशनल रिस्क आपको नजर आ रहा है क्या? कोई फ्रॉड हो, कोई सिस्टम एरर हो? नहीं ना जी, तो ये तो नहीं होगा। अब दोस्तों जरा समझिए, सबसे पहले सी ही सही जवाब है। सब तरह के रिस्क है यहाँ पे। क्यों सब तरह के रिस्क है? आइए एक एक करके बात करते हैं। पहले बताइए क्रेडिट रिस्क क्यों है? वाई वाई देयर इज अ क्रेडिट रिस्क? वो तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि बोरोवर डबल ए रेटेड भले ही है, कोई भी लोन हो डिफॉल्ट की चांस हमेशा होती है, क्रेडिट रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। छोटा सा प्रोबेबिलिटी है लेकिन जीरो तो नहीं है ना, क्रेडिट रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा लिक्विडिटी का मैं एग्जांपल बताता हूँ। लिक्विडिटी क्यों है? लोन का टेनर कितने साल का है जी? 5 साल का। एफडी का टेनर कितने साल का है? 3 साल का। अब मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पे लिक्विडिटी क्यों आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। लिक्विडिटी रिस्क आने के पीछे एक सिंपल सा कारण है, लेट मी एक्सप्लेन दैट। अगर बैंक को पैसा, हमारा जो लोन है ये 3 साल, ये 5 साल का है, जो एफडी है ये 3 साल का है। अगर मान लो बैंक को पैसा 3 साल बाद वापस देने हैं, बैंक को पैसा 3 साल बाद वापस देना है क्योंकि ये डिमांड डिपॉजिट है, राइट? तो सॉरी फिक्स डिपॉजिट है। तो ये डिमांड नहीं है दोस्तों, ये फिक्स डिपॉजिट है। अगर बैंक को पैसा 3 साल बाद वापस देने हैं लेकिन लोन 5 साल चलेगा, क्या बैंक को रिफाइनेंसिंग प्रॉब्लम आ सकती है? बोलिए तो, पैसा तो वापस देना पड़ेगा 3 साल बाद और लोन चलेगा 5 साल, तो रिफाइनेंसिंग की प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? जी हाँ दोस्तों, रिफाइनेंसिंग की प्रॉब्लम आएगी और इसी को कहा जाता है लिक्विडिटी रिस्क, समझे? देखिए जब भी आपके एसेट की मैच्योरिटी टाइम, समझे कंसेप्ट भी समझिए, एसेट की मैच्योरिटी टाइम जो है लायबिलिटी की मैच्योरिटी टाइम से ज्यादा है, तो वहां लिक्विडिटी रिस्क होता है, ठीक है। बेसिक रिस्क तो मैंने आपको बता ही दिया कि देखो लोन का जो रेट है वो फ्लोटिंग रेट है, जो कि आपका रेपो लिंक्ड रेट है।
और जो एफडी रेट है वो फिक्स रेट है। तो अगर आरएलएलआर मान लो बढ़ गया बट एफडी रेट सेम रहा तो इंटरेस्ट मार्जिन अप डाउन होगा, इसी को बोलते हैं बेसिक रिस्क। देखिए सिंपल सा मतलब है, हमारा इनकम वेरिएबल है जी, बैंक के लिए लोन ही तो इनकम होता है, इनकम हमारा वेरिएबल है, लेकिन जो एक्सपेंस है, जो खर्चा है वो फिक्स है, कभी फायदा होगा कभी लॉस होगा, बेसिक रिस्क होता है। एक और नया रिस्क का नाम आप यहाँ पे सुने होंगे, जिसका नाम इन्होंने लिखा है, मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं। एक और रिस्क का नाम इन्होंने लिखा है, क्या नाम लिखा है जी? इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। इसका नाम सुने हैं? डू यू नो व्हाट इज दिस इम्बेडेड ऑप्शन? देखिए इसका मतलब कि बोरोवर जो है ना बिना पेनल्टी का प्रीपे कर सकता है, प्रीपे एनी टाइम। समझे? अगर मान लो आपके कस्टमर को फ्री में प्रीपे करने का ऑप्शन मिल जाए, क्या वो इंटरेस्ट रेट रिस्क गिरते ही लोन बंद कर देंगे? जी हाँ। मान लो आपके जो कस्टमर है, बैंक के कस्टमर है, उनको फ्री में प्रीपे करने का ऑप्शन मिल जाए, पहले ही पैसा दे दो फ्री में, तो क्या वो इंटरेस्ट रेट गिरते ही लोन बंद कर देंगे? जी हाँ, बिल्कुल बंद कर देंगे। इसी को बोलते हैं एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। तो बैंक को अनसर्टेन कैश फ्लो का रिस्क होता है। समझे? तो कहने का मतलब ये हुआ कि चारों के चारों रिस्क इस सिचुएशन में मौजूद है। राइट? ये समझ में आ गया दोस्तों? ये 5 साल और ये 3 साल के कारण जो है हमारा आता है लिक्विडिटी रिस्क, फिर ये रेट के कारण बेसिक रिस्क, प्रीपे का ऑप्शन है, राइट, तो फिर हमारा इमीडिएट ऑप्शन रिस्क आएगा। तो सब के सब रिस्क है, तो सी नंबर करेक्ट होगा। समझे बात को? तो जब भी आपको फ्लोटिंग रेट दिखे ना तो बेसिक रिस्क लगा दीजिएगा, लॉन्गर टेनर देन फंडिंग दिखे लोन का लिक्विडिटी रिस्क लगा दीजिएगा, अर्ली प्रीपेमेंट का ऑप्शन रहे आपका इमीडिएट ऑप्शन रिस्क लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने दोस्तों। ये क्वेश्चन ट्रेजरी और रिस्क मैनेजमेंट का एकदम पावर हाउस क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या कर रहा है कि बैंक के जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, इनके पास 500 करोड़ का बॉन्ड पोर्टफोलियो है, जिसका एवरेज मॉडिफाइड ड्यूरेशन दे रखा है 4.2 ईयर। राइट? तो दोस्तों सिंपल सा सवाल है कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट के पास 500 करोड़ का बॉन्ड पोर्टफोलियो है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितना है जी? 4.2 ईयर है। अब सवाल ये कर रहा है कि जो चीफ रिस्क ऑफिसर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीआरओ बोलते हैं। सीआरओ ने क्या कहा? सीआरओ ने रिक्वेस्ट किया एक सेंसिटिविटी रिपोर्ट, जिसमें बताया गया कि पोर्टफोलियो का मार्केट वैल्यू कितना चेंज होगा यदि इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ जाए। तो दोस्तों सवाल ये कर रहा है कि इसको मेजर, इस पर्पस के लिए कौन सा करेक्ट सेंसिटिविटी मेजरमेंट है? ऑप्शन दे रखा है आईआरजी, इंटरेस्ट रेट गैप, दूसरा है वीएआर, तीसरा कर रहा है ड्यूरेशन, चौथा कर रहा है अर्निंग एट रिस्क। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। देखिए आपको पता ही है कि जब ये तो क्वेश्चन आपके सामने, मैं कुछ बेसिक सवाल पूछता हूं, प्लीज चैट बॉक्स के माध्यम से अपना रिस्पॉन्स देने का कष्ट करें। मेरा सवाल ये है कि मान लो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है जी? ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी घटेगा। क्या होगा जी? जल्दी बताइए तो चैट बॉक्स में। बहुत सिंपल सा सवाल है। मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, व्हाट विल हैपन टू द बॉन्ड प्राइस? बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए, घटेगा, ऑप्शन नंबर बी। चैट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स टाइप करें। बहुत सिंपल सा सवाल है दोस्तों। आपको पता ही है कि देखो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो हमारा बॉन्ड प्राइस है वो घटेगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। राइट? अब देखिए, अब जरा सा वापस क्वेश्चन में लौटते हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है जी? ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है इंटरेस्ट रेट गैप। अच्छा, गैप किस चीज को मेजर करता है? आपने गैप का नाम सुना ही होगा। गैप किस चीज को मेजर करता है? बोलिए, मार्केट वैल्यू को मेजर करेगा या नेट इंटरेस्ट इनकम को मेजर करेगा? बोलिए जी, गैप किस चीज को मेजर करता है? मार्केट वैल्यू को या नेट इंटरेस्ट इनकम को? तो दोस्तों गैप हमेशा मेजर करता है नेट इंटरेस्ट इनकम को। समझे? इंटरेस्ट रेट गैप जो है ना वो एनआईआई का ही मेजरमेंट होता है, इसका मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे सवाल में ही है मार्केट वैल्यू, कंप्लीट क्वेश्चन मार्केट वैल्यू पे बेस्ड है। एंड इंटरेस्ट रेट गैप हैज टू डील विद द एनआईआई, इसको मार्केट वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया ना जी। ऐसे ही हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो ऑप्शन ए हमने देखा कि ऑप्शन ए हमारा गलत है। अब जरा ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है इन्होंने? वीएआर। वीएआर क्या होता है? वीएआर होता है हमारा वैल्यू एट रिस्क। अब बताइए दोस्तों, वैल्यू एट रिस्क के बारे में बात करें, वैल्यू एट रिस्क बताता क्या है जी? वैल्यू एट रिस्क ये क्या आपको, क्या ये आपको एग्जैक्ट सेंसिटिविटी बताएगा? क्या ये आपको एग्जैक्ट सेंसिटिविटी बताएगा या ये आपको प्रोबेबिलिस्टिक लॉस बताएगा? प्रोबेबिलिस्टिक लॉस बताएगा, क्या बताएगा? बोलिए, ए या बी में से ऑप्शन चूज कीजिए। वीएआर क्या आपको एग्जैक्ट सेंसिटिविटी बताएगा या ये आपको प्रोबेबिलिस्टिक लॉस बताएगा? तो दोस्तों सही जवाब है कि ये हमें प्रोबेबिलिस्टिक लॉस बताता है, क्योंकि दोस्तों वीएआर जो है ना, वैल्यू एट रिस्क जो है ना, ये ड्यूरेशन इंटरनली यूज करता है,
लेकिन यहाँ पे सीआरओ क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे जो सीआरओ है, चीफ रिस्क ऑफिसर, चाह रहे हैं एक ऐसा सेंसिटिविटी रिपोर्ट जो कि डायरेक्ट सेंसिटिविटी पर 1% इंटरेस्ट रेट चेंज मेजर करे, राइट। तो दोस्तों ये प्रोबेबिलिस्टिक लॉस मेजर करता है, एग्जैक्ट तो नहीं बताता है। द ऑफिसर रिक्वेस्ट अ सेंसिटिविटी रिपोर्ट शोइंग हाउ मच द मार्केट वैल्यू विल चेंज इफ द इंटरेस्ट रेट राइजेस बाय 30, मतलब ये प्रोबेबिलिस्टिक वाला बात ही नहीं हो रहा है, तो बी भी नहीं होगा। अच्छा, बात कर ले डी की। डी कर रहा है हमारा अर्निंग एट रिस्क। क्या लगता है जी, अर्निंग एट रिस्क सही जवाब है? तो दोस्तों अर्निंग एट रिस्क किस चीज का रिस्क मेजर करता है, बताइए। अर्निंग एट रिस्क किस चीज का रिस्क मेजर करेगा? मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, लेट मी गिव यू टू ऑप्शन हेयर। ऑप्शन नंबर ए अर्निंग इंपैक्ट, ऑप्शन नंबर ए अर्निंग इंपैक्ट, ऑप्शन नंबर बी मार्केट वैल्यू। बोलिए अर्निंग एट रिस्क किस चीज का रिस्क मेजर करेगा, अर्निंग इंपैक्ट को या मार्केट वैल्यू को? तो दोस्तों नाम से ही क्लियर है, ये अर्निंग के इंपैक्ट को मेजर करता है, समझे। तो टारगेट वैल्यू यहाँ पे गलत है। तो दोस्तों आपको पता है ना, टारगेट वेरिएबल होता है, यहाँ पे टारगेट वेरिएबल गलत है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, ड्यूरेशन। क्यों ड्यूरेशन सही जवाब है, मैं आपको ड्यूरेशन का थोड़ा मीनिंग समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों ड्यूरेशन का मतलब ही होता है कि बॉन्ड प्राइस कितना चेंज होगा, राइट। सिंपल सा मतलब समझिए ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन का मतलब है कि व्हाट विल बी द चेंज इन द बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड प्राइस कितना चेंज होगा अगर इंटरेस्ट रेट 1% बढ़े या घटे, मतलब चेंज इन बॉन्ड प्राइस इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1%। तो ड्यूरेशन किस चीज का सेंसिटिविटी मेजर करता है जी? मैं तीन ऑप्शन देता हूं दोस्तों, प्लीज जवाब दीजिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। प्लीज जवाब दीजिएगा दोस्तों कि ड्यूरेशन किस चीज का सेंसिटिविटी मेजर करता है। ड्यूरेशन मेजर सेंसिटिविटी ऑफ व्हाट? ऑप्शन ए मार्केट वैल्यू, ऑप्शन बी अर्निंग, ऑप्शन सी लिक्विडिटी। बोलिए ड्यूरेशन मेजर सेंसिटिविटी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसका ड्यूरेशन सेंसिटिविटी मेजर करेगा? तो इसका सही जवाब है ड्यूरेशन मेजर सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट वैल्यू, राइट। तो दोस्तों यहां पे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं कैसे ड्यूरेशन हेल्प करता है। मान लो पोर्टफोलियो का जो साइज है, पोर्टफोलियो का जो साइज है वो है 500 करोड़ का, ठीक है। जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है वो मान लो 4.2 है, ठीक है। जो रेट बढ़ा है, रेट जो हाइक हुआ है वो 0.5% हुआ है, जिसको आप 0.005 बोल सकते हैं। तो दोस्तों एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे, प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूला। फॉर्मूला इज दैट परसेंटेज चेंज इन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा इंटरेस्ट रेट चेंज। समझे, ये बेसिक फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे। मतलब आपको मैंने ये बताया ना कि ड्यूरेशन आपके मार्केट वैल्यू के सेंसिटिविटी को मेजर करता है, कि मार्केट वैल्यू का सेंसिटिविटी यानी बॉन्ड प्राइस चेंज कितना चेंज होगा अगर इंटरेस्ट रेट 1% बढ़े या घटे। तो ये फॉर्मूला यूज करना है, जरा यूज कीजिए। तो ड्यूरेशन कितना है -4.2, डेल्टा आईआर कितना है, रेट कितना बढ़ रहा है 0.005, यानी दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल गिव यू -2.1%। तो दोस्तों यदि मनी के टर्म में बोला जाए तो 2.1% ऑफ 500 करोड़ यानी दोस्तों 10.5 करोड़ लॉस हो रहा है, नेगेटिव मतलब लॉस हो रहा है जी। समझे बात को? तो लॉस कितना आ रहा है, 10.5 करोड़ का लॉस आ रहा है। पोर्टफोलियो का साइज है 500 करोड़ का, मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 4.2। ये रूल आपको याद रखना है कि परसेंटेज चेंज इन द मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ड्यूरेशन इनटू डेल्टा आईआर। ये फॉर्मूला बहुत काम देने वाला है आगे, समझे। तो देख रहे हैं ना, ड्यूरेशन ही तो हेल्प कर रहा है आपको मार्केट वैल्यू के चेंज निकालने के लिए। तो दोस्तों हमने क्या सीखा यहाँ से, जो हमने सीखा उसको मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हमें ध्यान रखना है दोस्तों। हमने ये सीखा, जस्ट वेट यस, कि देखिए ड्यूरेशन जो होता है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ड्यूरेशन जो होता है दोस्तों मार्केट वैल्यू का सेंसिटिविटी होता है। लेट मी राइट इट डाउन। तो ये जो ड्यूरेशन है दिस इज द सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट वैल्यू, ठीक है। फिर हमने ये सीखा जो EAR अर्निंग एट रिस्क होता है, ये हमारा अर्निंग का सेंसिटिविटी होता है, ठीक है। और जो वैल्यू एट रिस्क है ये हमारा प्रोबेबिलिस्टिक लॉस होता है। क्या होता है ये? प्रोबेबिलिस्टिक लॉस होता है। तो मार्केट वैल्यू पूछा है तो हमेशा ड्यूरेशन होगा, ठीक है। तो ड्यूरेशन का फॉर्मूला भी याद रखना काफी आसान है, कैसे याद रखेंगे लेट मी एक्सप्लेन। तो चेंज इन द मार्केट वैल्यू अपॉन चेंज इन द इंटरेस्ट रेट, ये फॉर्मूला होता है ड्यूरेशन का, ठीक है। चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कंसेप्ट। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि ये कंसेप्ट अनलॉकर सवाल है। तो देखिए क्या कर रहा है कि एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है, एक बैंक के ट्रेडिंग डेस्क में एक पोर्टफोलियो है जिसका डेली एमटीएम दिया हुआ है। डेली एमटीएम रिटर्न्स का जो मीन है वो है 0.08। रिटर्न के मीन की बात हो रही है, रिटर्न जो है उसका मीन है 0.08%,
स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.6%। सीआरओ बोलते हैं, चीफ रिस्क ऑफिसर बोलते हैं कि देखो इस पोर्टफोलियो का रिस्क सिर्फ सेंसिटिविटी से नहीं आता, मार्केट कितना हिलता है उसकी वोलेटिलिटी वो भी रिस्क बनती है। पोर्टफोलियो रिस्क कम नॉट जस्ट फ्रॉम हाउ सेंसिटिव टू द मार्केट मूव बट ऑल्सो फ्रॉम हाउ वोलेटाइल दोज मार्केट ड्राइवर आर। सवाल है कि ये कौन सा कंसेप्ट इसको एक्सप्लेन करेगा, सेंसिटिविटी, वोलेटिलिटी, रिस्क या सिग्मा। बहुत अच्छा सवाल है। तो दोस्तों ये बताइए वोलेटिलिटी का सिंपल मतलब क्या होता है। यहाँ पे मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूँ, ये क्वेश्चन में मैं आपको ले चलता हूँ, लेकिन पहले मैं आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछता हूँ। ये बताइए कि वोलेटिलिटी का सिंपल मतलब क्या होता है। दो ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन दे रहा हूँ स्टेबल मार्केट, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ सेकी। क्या होगा जी, वोलेटिलिटी का सिंपल मतलब है सेकी, राइट। सिग्मा जो है 1.6% है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मार्केट है काफी अनस्टेबल है, समझे, मार्केट काफी सेकी है। सीआरओ क्या कर रहे हैं, जरा सीआरओ का स्टेटमेंट सुनिए। सीआरओ कौन होते हैं जी, चीफ रिस्क ऑफिसर। तो सीआरओ भाई साहब कर रहे हैं कि देखो भाई कि रिस्क तब बनता है जब पोर्टफोलियो सेंसिटिव भी हो और मार्केट अनस्टेबल भी हो। सीआरओ का कहना है कि देखो रिस्क, पोर्टफोलियो का रिस्क दो कारणों से आ रहा है, कि जब हमारा पोर्टफोलियो सेंसिटिव भी हो और मार्केट जो है वोलेटाइल हो। ठीक है, अगर आप ये बताइए कि अगर मान लो कि सेंसिटिविटी हाई है लेकिन मार्केट स्टेबल हो, प्लीज बताइएगा दोस्तों। मतलब सीआरओ साहब का कहना है कि दोनों मैटर करता है, मार्केट और मार्केट की सेंसिटिविटी मैटर करती है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, प्लीज जवाब दीजिएगा। मान लीजिए रिस्क सेंसिटिविटी हाई है, जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी करेक्ट इट। मान लीजिए ऐसा है, लेट मी रेज इट, ओके, सपोज सेंसिटिविटी इज हाई, मान लो कि सेंसिटिविटी हाई है, राइट, और जो मार्केट है ये हमारा स्टेबल है। सेंसिटिविटी इज हाई, मार्केट इज स्टेबल, तो रिस्क पे क्या फर्क पड़ेगा जी, रिस्क ज्यादा होगा या कम होगा, सोच समझ के बताइएगा। अभी अभी मैंने आपको यह बताया कि देखो रिस्क दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो सेंसिटिविटी पे और दूसरा हमारा मार्केट पे। मैं सवाल आपसे यह पूछ रहा हूं कि मान लो कि सेंसिटिविटी अच्छा खासा है, सेंसिटिविटी हाई है, लेकिन मार्केट हमारा स्टेबल है, तो रिस्क क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हाई, ऑप्शन नंबर बी लो। जस्ट टाइप योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। तो दोस्तों इसका सही जवाब है रिस्क हमारा लो होगा। क्यों लो होगा, क्योंकि दोस्तों मार्केट ही तो नहीं हिल रहा है, मार्केट तो हमारा स्टेबल है, तो सेंसिटिविटी का क्या फायदा। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझिए रिस्क जो है मार्केट सेंसिटिविटी पे भी डिपेंड करता है और मार्केट पे भी डिपेंड करता है। लेकिन यहां पे देखिए सेंसिटिविटी भले ही हाई है लेकिन मार्केट हमारा स्टेबल है, तो रिस्क हमारा कम होगा, समझे। अच्छा मान लो कि सेंसिटिविटी मॉडरेट हो पर मार्केट रोज हिलता हिलता डोलता हो, तो क्या होगा, रिस्क बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि सेंसिटिविटी हमारा मॉडरेट है और मार्केट रोज हिलता है या डोलता है, तो क्या होगा, रिस्क बढ़ जाएगा, समझे। तो ये चीज याद रखना है। अब जरा ऑप्शन पे आ जाइए, ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया, अब इसी कंसेप्ट को यूज कीजिए इस क्वेश्चन में और बताइए तो सही जवाब क्या होगा। मैं आपको क्वेश्चन में वापस ले चलता हूं, आप देखिए। अब जरा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक आ रहा है केवल और केवल सेंसिटिविटी, राइट, केवल और केवल सेंसिटिविटी। क्या सेंसिटिविटी से टोटल रिस्क मेजर होता है, तो सही जवाब है नहीं, नो। सेंसिटिविटी केवल आपको डायरेक्शन बताता है, प्राइस कितना बदलेगा, लेकिन स्टेबिलिटी को तो कोई मेजरमेंट नहीं कर रहा है, तो सेंसिटिविटी इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है ना। तो जो सीआरओ है, सीआरओ का यही कहना है कि देखो रिस्क तब बनता है जब पोर्टफोलियो सेंसिटिव भी हो और मार्केट अनस्टेबल हो, तभी रिस्क बनेगा, ठीक है। तो अकेला सेंसिटिविटी कुछ नहीं कर सकता। बी में कह रहा है कि वोलेटिलिटी अलोन। अब आप सोचिए वोलेटिलिटी बताता है कि मार्केट कितना हिलता है, लेकिन रिस्क क्या है जी, हमको रिस्क के बारे में बात करना है, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्क। लेकिन दोस्तों रिस्क का मतलब हिला तो कितना दर्द होगा, मतलब वोलेटिलिटी आपको कंप्लीट पिक्चर नहीं दे रहा है, ये बता रहा है कि हाँ मार्केट हिल डोल रहा है, ये बता रहा है, लेकिन इफेक्ट क्या पड़ रहा है, कितना दर्द हो रहा है, ये तो नहीं बता रहा है ना, ठीक है। अच्छा लास्ट ऑप्शन कर रहा है सिग्मा। सिग्मा होता है हमारा अंडर रूट वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। तो ये सीआरओ का पॉइंट समझ आ रहा है, राइट, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। इसका सही जवाब है रिस्क इज इक्वल टू सेंसिटिविटी इनटू मार्केट अनसर्टेनिटी, ये परफेक्ट सही जवाब है। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कितनी गर्म चाय आपके हाथ को जला सकती है, वोलेटिलिटी का मतलब होता है वेटर कितना हिल हिल कर ट्रे लेकर जा रहा है, समझे। एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूं, चाय का एनालॉजी लीजिए, चाय का एग्जांपल लीजिए। जैसे मान लीजिए वेटर है, वेटर के हाथ में चाय है, वो उसके हाथ में ट्रे है, ट्रे को वो हिलाते जा रहा है, राइट, तो वो वोलेटिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। और सेंसिटिविटी का मतलब कि गर्म चाय आप मान लीजिए आपके हाथ में आ गया तो जला सकता है ना जी, वही होता है सेंसिटिविटी। अगर मान लो चाय थोड़ा सा गर्म हो,
सेंसिटिविटी कम है लेकिन वेटर ज्यादा हिलाएगा तो रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन चाय बहुत ही गर्म हो, मतलब सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो, लेकिन वेटर एकदम स्टेबल रहे तो रिस्क बहुत कम होगा। इसीलिए कहा जाता है इन दोनों का प्रोडक्ट होता है हमारा रिस्क। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, रिस्क दो चीज का प्रोडक्ट होता है। किसका किसका जी? सेंसिटिविटी का और मार्केट अनसर्टेनिटी का। समझे? तो दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन। सेंसिटिविटी डिपेंड्स ऑन बोथ दिस फैक्टर। तो आपसे एक सवाल पूछते हैं दोस्तों, प्लीज जवाब दीजिएगा कि जो हमारा वैल्यू एट रिस्क है VAR, राइट, VAR किस पे डिपेंड करता है? वैल्यू एट रिस्क किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन ए सेंसिटिविटी पर, ऑप्शन बी वोलेटिलिटी पर, ऑप्शन सी दोनों पर, बोथ। क्या सही जवाब होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बोथ। तो देखिए सेंसिटिविटी में चाहे ड्यूरेशन हो, डेल्टा हो, वेगा हो, राइट, VAR का मतलब ही होता है, VAR दोनों चीज का प्रोडक्ट होता है। किसका किसका? सेंसिटिविटी का मल्टीप्लाइड बाय वोलेटिलिटी का। समझे? दोनों का प्रोडक्ट होता है VAR। ठीक है, आई होप ये याद रहेगा आपको। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों? ओके, ये सवाल एकदम मिलता जुलता है, यहाँ पे देखते हैं। ये सवाल प्राइसिंग से रिलेटेड है। आपका जो बॉन्ड प्राइसिंग होता है वो कैसा होता है? देखिए दोस्तों, बैंक प्राइसिंग 500 करोड़ 3 ईयर बुलेट लोन। HDFC बैंक है जो कि 500 करोड़ का 3 साल का बुलेट टर्म लोन को प्राइस कर रही है, राइट। और प्राइसिंग के लिए टू टू डिफरेंट बॉर्डोवर ऑन द सेम डे। तो बॉर्डोवर ए ट्रिपल ए रेटेड है, बॉर्डोवर भी डबल बी रेटेड है। ठीक है, तो 500 करोड़ का लोन दी है दोनों को, 3 साल का बुलेट टर्म लोन है, दोनों दो डिफरेंट बॉरोवर है और दोनों को प्राइसिंग की जा रही है। बॉरोवर ए ट्रिपल ए रेटेड है, बॉरोवर भी डबल बी रेटेड है। देखिए ए का जो है PD दिया हुआ है, LGD दिया हुआ है, रिस्क वेट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, उसी तरह बी का भी डेटा दिया हुआ है। तो RM जो है ना कोट करना चाह रही है 10.50 टू बोथ। समझे? मतलब अपना जो रिस्क लैंडिंग रेट है वो कोट करना चाह रही है, कितना? 10.5% का। तो आप मान लीजिए CRO हैं, आप इंटरवीन करते हैं, तो आप जो है RAROC का फॉर्मूला यूज कीजिए और बताइए, ठीक है, कि कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेट है, कि दोनों को आप 10.5 पे प्राइस करेंगे सेफली। नहीं, बी कर रहा है कि ट्रिपल ए रेटेड वाले को ना 8.10 से लेकर 8.30 तक प्राइसिंग करेंगे और डबल बी को इस रेंज में प्राइस करेंगे। सी कर रहा है कि ट्रिपल ए को आप 7.5 पे भी प्राइस कर सकते हैं। और डी कर रहा है कि EL ऐड करेंगे, एक्सपेक्टेड लॉस को ऐड करेंगे COF में, और 10.5 फाइन है। मतलब बहुत अच्छा सवाल है। अब दोस्तों ये बताइएगा, एक सवाल आपसे हम पूछते हैं, प्लीज जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि जो हमारा ट्रिपल ए रेटेड बॉरोवर होता है, इसका रिस्क कम होता है डबल बी से या ज्यादा होता है? किसका रिस्क कम है? ट्रिपल ए रेटेड का ऑप्शन नंबर ए ट्रिपल ए रेटेड और ऑप्शन नंबर बी डबल बी। किसका रिस्क कम है जी? हुज रिस्क इज लेस? ट्रिपल ए का कम है या डबल बी का कम है? तो दोस्तों ट्रिपल ए का कम है, आपको पता ही है। क्या लोन प्राइसिंग सिर्फ COF समझते हैं ना? COF का मतलब कॉस्ट ऑफ फंड। क्या लोन प्राइसिंग सिर्फ कॉस्ट ऑफ फंड और मार्जिन फाइनल रेट होता है? बोलिए तो। यदि हम लोन प्राइसिंग की बात कर लें, वी आर टॉकिंग अबाउट द लोन, क्योंकि सवाल तो लोन प्राइसिंग से ही रिलेटेड है। तो क्या लोन प्राइसिंग में केवल एक ही चीज देखा जाता है? मेरा सवाल है कि क्या लोन प्राइसिंग में हमारा COF कॉस्ट ऑफ फंड प्लस मार्जिन ही आता है? तो दोस्तों ये गलत है। आपको मैं बता दूं कि जो लोन जो प्राइसिंग होता है इसमें कॉस्ट ऑफ फंड तो आएगा ही आएगा, ऑपरेशनल एक्सपेंस भी आएगा, एक्सपेक्टेड लॉस भी आएगा, कैपिटल चार्ज भी आएगा और प्लस प्रॉफिट भी आता है। ये सब मिलके बनता है हमारा रिस्क फुल प्राइसिंग। ये सब मिलके फुल प्राइसिंग बनता है। समझे बात को? तो जरा आइए बॉरोवर, पहला जो बॉरोवर है हमारा ट्रिपल ए रेटेड बॉरोवर, इसके लिए कंप्यूट करते हैं। पहले फॉर्मूला ये यूज करना है, COF लेना है, OPEX लेना है, EL लेना है, कैपिटल चार्ज लेना है, प्रॉफिट लेना है। आइए पहले हम लोग बॉरोवर ए के लिए कंप्यूट करते हैं। लेट्स कंप्यूट द सेम फॉर द बॉरोवर नंबर ए। तो बॉरोवर नंबर 1 के बारे में क्या लिखा है जी? ट्रिपल ए रेटेड बॉरोवर है, राइट। तो पहले तो इनका EL निकालिए। EL कैसे निकालेंगे? हाउ टू कंप्यूट द EL? आई थिंक यू नो द फॉर्मूला। और इसको नोट कर लीजिएगा, इस पे सवाल आता है। जो एक्सपेक्टेड लॉस है ना जी, वो होता है PD इंटू LGD। ठीक है, LGD उल्टा लिख दिया। चलिए PD बता दीजिए कितना है जी? PD है 0.30। ठीक है, LGD कितना है? 40%। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0.12% आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए कि 0.12% हाई रिस्क है या लो रिस्क है? तो लो रिस्क है। ठीक है, अब जरा कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। कैपिटल कैसे निकालें? तो कैपिटल निकालने के लिए रिस्क वेट को 10.5% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
रिस्क वेट कितना है जी, 20% का है, तो 20% इंटू 10.5% कितना हो जाएगा, 2.10%। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल परसेंटेज आ गया। तो कैपिटल कॉस्ट कितना होगा, what will be the capital cost? So 2.10% मल्टीप्लाइड बाई 14%, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14% का है, यानी 0.30%, ये कैपिटल कॉस्ट आ जाएगा। तो दोस्तों टोटल रिस्क का जो खर्चा है उसमें ये दोनों जोड़ दीजिए, ईएल जोड़ दीजिए और कैपिटल कॉस्ट जोड़ दीजिए, राइट। पहले बॉरोवर ए की बात कर रहे हैं, ईएल कितना है 0.12 प्लस कैपिटल कॉस्ट कितना है 0.30 यानी 0.42। तो जो फेयर मिनिमम रेट है, जो रिस्क प्राइसिंग का रेट है, उसमें क्या क्या फैक्टर आता है, सीयूएफ कितना दिया हुआ है, सीयूएफ दिया हुआ है 7.20, ठीक है, प्लस सीयूएफ है कॉस्ट ऑफ फंड है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सीयूएफ जो है 7.20 दोनों के लिए है, और ऑपरेशन प्लस प्रॉफिट जो है वो 1.20 है, ऑपेक्स प्लस फॉरेक्स, और रिस्क कॉस्ट हमने 0.42 निकाला। तो पहला बोरोवर ए जो है उसका जो मिनिमम रिस्क आ रहा है वो 8.82% आ रहा है। तो ये जो कह रहा है ना कि कोट करो 8.10 से 8.30, ये सही है, ठीक है। उसी तरह बोरोवर बी का निकालिए, सेम कंसेप्ट अप्लाई कीजिए, पहले एक्सपेक्टेड लॉस निकालिए पीडी इंटू एलजीडी करके, ठीक है, फिर कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालिए, कैसे निकालिए कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो 150% का रिस्क वेट है, और दूसरी बात है कि आपका 10.5% का ये है लैंडिंग रेट, फिर कैपिटल कॉस्ट निकालिए, तो इसका जो आपको वैल्यू निकलेगा ना वो मिलेगा 13.61%। तो ये भी सही लिख रहा है कि 14 से लेकर 14.5 मिनिमम से प्राइसिंग। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग रिस्क प्राइसिंग करते हैं ना, ये सब फैक्टर देखा जाता है, आपका एक्सपेक्टेड लॉस कितना है, कैपिटल परसेंटेज कितना है, उसे कैपिटल कॉस्ट निकाला जाएगा, कैपिटल कॉस्ट के बाद आपको कॉस्ट ऑफ फंड देखना है, कॉस्ट ऑफ फंड के बाद जो ऑपरेशन और प्रॉफिट है वो भी देखना है, राइट। ये सब जोड़ के जो है फाइनल हमारा रेट निकलता है। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बात करते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। ये सवाल है दोस्तों कि बैंक वाई प्राइजेस टू लोन गिवन टू एबीसी लिमिटेड, यानी दोस्तों एक बैंक है जिसका नाम वाई दे रखा है, ये इन्होंने 2 लोन दी है एबीसी लिमिटेड को और उसका उन्होंने प्राइसिंग की, राइट, दे वांट टू प्राइस द बोथ द लोन। तो देखिए सेम बोरोवर है, सेम क्रेडिट रेटिंग रहेगा, क्योंकि एक ही बोरोवर है ना, तो एक ही क्रेडिट रेटिंग रहेगा। सवाल ये कर रहा है कि लोन ए जो है ये 1 साल के लिए दिया गया, राइट। तो बैंक वाई ने सेम बोरोवर एबीसी को 2 अलग अलग लोन दिए, लोन ए दिए 1 साल के लिए और लोन बी दिए 5 साल के लिए। हम फोकस कर रहे हैं लोन बी का रिस्क प्रीमियम क्या होगा, ये पूछ रहा है ना कि लोन बी का रिस्क प्रीमियम बता दो। अगर आप सब के लिए क्विक पोल है कि आपको क्या लगता है 5 साल का लोन ज्यादा रिस्की होता है या 1 साल का, जल्दी बताइए तो कौन सा लोन ज्यादा रिस्की होता है, 5 साल वाला या 1 साल वाला, प्लीज टेल इन द चैट बॉक्स। दोस्तों सिंपल सी बात है, ज्यादा लंबा होगा, ज्यादा अनसर्टिनिटी होगा, ज्यादा लॉस है। अब पहले कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सिर्फ रिस्क प्रीमियम नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिर्फ नहीं, क्वेश्चन सिर्फ आपको रिस्क प्रीमियम पूछ रहा है, टोटल प्राइसिंग नहीं पूछ रहा है, राइट। तो आप ये बताइए कि रिस्क प्रीमियम किस पे बेस्ड होता है, क्वेश्चन में आपको टोटल प्राइसिंग तो नहीं पूछी गई है, दे आर आस्किंग ओनली द रिस्क प्रीमियम। बोलिए रिस्क प्रीमियम एक्सपेक्टेड लॉस पे बेस्ड होता है या कैपिटल चार्ज पे बेस्ड होता है, मैं 2 ऑप्शन आपको दिया हूं, जल्दी बताइए एक्सपेक्टेड लॉस पे बेस्ड है या कैपिटल चार्ज पे बेस्ड है। तो जरा लोन बी को देखें, लोन बी का एक्सपेक्टेड लॉस कितना है 4.5% है, लोन बी का कैपिटल चार्ज कितना है, लोन बी का कैपिटल चार्ज है 6%, यहाँ देखिए कैपिटल चार्ज लिखा हुआ है। डाटा क्लियर है। अब दोस्तों पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये रिस्क प्रीमियम होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिस्क प्रीमियम, एक्सपेक्टेड लॉस, कैपिटल चार्ज, बार बार ये टर्म रिपीट हो रहा है, राइट। सो बेसिकली व्हेन आई टॉक अबाउट रिस्क प्रीमियम, इसको आप कह सकते हैं कि यह एक तरह का हिस्टोरिकल एवरेज लॉस है, या इसको आप एक्सपेक्टेड लॉस भी कह सकते हैं। मतलब जितना लोन हिस्टोरिकली डूबता है उतना प्रीमियम लेंडर प्राइसिंग में ऐड करता है। मतलब जो हमारा लोन है ना जी, जितना वो हिस्टोरिकली डूबेगा तो जो जो लेंडर है उतना रिस्क प्रीमियम प्राइसिंग में ऐड करेगा, समझे। अब क्या लग रहा है जी, इज इट एक्सपेक्टेड लॉस और इज इट कैपिटल चार्ज, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक चीज तो क्लियर हो ही गया होगा, ये जो हमारा रिस्क प्रीमियम है ये क्या है, एक्सपेक्टेड लॉस है, हिस्टोरिकल एवरेज लॉस बताया आपको। तो रिस्क प्रीमियम एक हिस्टोरिकल एवरेज लॉस है यानी एक्सपेक्टेड लॉस है, मतलब जितना लोन हिस्टोरिकली डूबेगा उतना प्रीमियम लेंडर प्राइसिंग में ऐड करेगा। अब जरा कैलकुलेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब रिस्क प्रीमियम निकालने के लिए हमको एक्सपेक्टेड लॉस से देखना पड़ेगा। नाउ लेट्स कंप्यूट द एक्सपेक्टेड लॉस इन दिस पार्टिकुलर केस। आइए देखते हैं, जस्ट वेट अ मिनट।
यस हियर वी आर। तो दोस्तों पहले ये बताइए कि लोन बी का एक्सपेक्टेड लॉस कितना है। हम लोग बी की ही बात कर रहे हैं, ए का कोई सवाल ही नहीं है। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड लॉस फॉर री। एक्सपेक्टेड लॉस का लोन बी का दिया हुआ है 4.5%। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4.5% का एक्सपेक्टेड लॉस है, राइट। और तो रिस्क प्रीमियम कितना हो जाएगा। तो चूंकि एक्सपेक्टेड लॉस 4.5 है तो रिस्क प्रीमियम भी 4.5 हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन ही नहीं करना है, राइट। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 4.5। देखिए दोस्तों यही चीज है, आपको यदि कंसेप्ट पता है ना कि रिस्क प्रीमियम में एक्सपेक्टेड लॉस लेंगे या कैपिटल चार्ज लेंगे, बस आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो 2% नहीं होगा, क्योंकि 2% दोस्तों ये लोन का तो लोन ए का एक्सपेक्टेड लॉस है, ठीक है। और सेम बॉरोवर इज नॉट सेम प्राइसिंग, है ना जी। ट्रांजेक्शन बेस्ड प्राइसिंग का लॉजिक फेल हो जाता है। और सी 6%, ऑप्शन सी कर है 6%, ये तो कैपिटल चार्ज है। दोस्तों हमने क्या सीखा कि जो रिस्क प्रीमियम होता है ये एक्सपेक्टेड लॉस होता है, सेम बॉरोवर है लेकिन डिफरेंट लोन टेनर है तो डिफरेंट रिस्क प्रीमियम होगा। कैपिटल चार्ज एक सेपरेट बात होती है, वो रिस्क प्रीमियम की बात नहीं होती। चलिए बताइए अगला सवाल देखते हैं, आपके सामने है कि बैंक अल्फा ने के पास दो एमएसएमई लोन का ऑप्शन है, एक तो सोलर पैनल इंस्टॉलर है और दूसरा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है। ये लोन ए है और ये लोन बी है, ठीक है। अब दोस्तों लेकिन कैपिटल कंस्ट्रेंट ये है कि 100 करोड़ का कैपिटल कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो सवाल कर रहा है कि विच लोन शुड बी अप्रूव्ड बेस्ड ऑन आरएआरओसी। अब आप ये बताइए आपको क्या लगता है ज्यादा कैपिटल कंज्यूम करने वाला लोन अच्छा होता है या कम होता है। मान लो कोई लोन है, इट इज कंज्यूमिंग मोर कैपिटल, तो इट इज बेटर और इट इज वर्स। ऑप्शन में गुड, इट इज गुड और इट इज बैड। बोलिए दोस्तों क्या लगता है, मतलब कोई लोन यदि ज्यादा कैपिटल कंज्यूम कर रहा है तो अच्छी बात है या लोग खराब बात है। तो दोस्तों अभी आप समझ जाइएगा, यहाँ पे हमें सिंपल प्रॉफिट नहीं देखना, हमें आरएआरओसी देखना है। हमको अप्रूवल देना है आरएआरओसी के बेसिस पर, केवल प्रॉफिट देख के नहीं देना है। अरे प्रॉफिट तो यहाँ पे 8 करोड़ है, सीधा बी को बोल दो ना, नहीं, आपको रिस्क एडजस्टेड प्रॉफिट देखना है, समझे, इसको आरएआरओसी बोलते हैं। तो आप ये बताइए आरएआरओसी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए ये फॉर्मूला आपको पता होगा तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। इसको बोलते हैं हम लोग रिस्क एडजस्टेड प्रॉफिट, राइट। आरएआरओसी का मतलब ही होता है रिस्क एडजस्टेड प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं जी, तो आरएआरओसी का जो नंबरेटर होता है ना वो होता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर रिस्क, रिस्क के बाद का प्रॉफिट, और डिनोमिनेटर होता है हमारा इकोनॉमिक कैपिटल, है ना जी, यही होता है ना। अब जरा लोन ए की बात कर ले, लोन ए का प्रॉफिट कितना है जी 5 करोड़, इकोनॉमिक कैपिटल कितना है 50 करोड़, लोन बी का प्रॉफिट है 8 करोड़, इकोनॉमिक कैपिटल है 100 करोड़, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट से जो रिस्क का पोटेंशियल लॉस होता है वो माइनस कर दो तो वही हो जाएगा हमारा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। अब समझिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, प्रॉफिट से क्या माइनस करना है, जो रिस्क का पोटेंशियल लॉस है वो माइनस करना है। अब आइए माइनस करके देखते हैं। तो जरा लोन ए को जरा देखिए, लोन ए का रिस्क का कॉस्ट कितना है, लोन ए का जो रिस्क का कॉस्ट है वो 2% है ना। लेकिन क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है कि रिस्क कॉस्ट जो है आपका 1 करोड़ का है, टाइप एज्यूमशन नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है प्रॉफिट फुल्ली इरोडेड ओनली फॉर लोन बी, राइट। लोन ए रिस्क कॉस्ट 1 करोड़ टाइप। तो आप पहले लोन ए का यदि आर ए आर ओ सी निकालें, कैसे निकालेंगे, सो 5 करोड़, सॉरी लोन ए की बात कर रहे हैं ना, यस वी आर टॉकिंग ऑन लोन ए। सो 4 करोड़ डिवाइडेड बाय 50 करोड़, राइट। यहाँ पे दोस्तों देखिए अब आप बोलिएगा कि 4 करोड़ कहाँ से आ रहा है, ये चीज समझने वाली बात है। 2% ऑफ समथिंग, तो रिस्क कॉस्ट जो पहला लोन का है वो 1 करोड़ का है, राइट, रिस्क कॉस्ट है, ठीक है। तो जो इफेक्टिव लोन है वो 4 करोड़ का हो जाएगा, इसीलिए 4 करोड़ हम नोमीटर में लेंगे और इकोनॉमिक कैपिटल लेंगे 50%, 50 करोड़, ठीक है। तो लगभग इसका वैल्यू आएगा 8%। यदि ये ए की बात कर ले, यदि आर ए आर ओ सी की नाम आप बी की बात कर लें, तो यहाँ पे जो रिस्क कॉस्ट है ना वो 8 करोड़ का है, 8 करोड़ का प्रॉफिट और 8 करोड़ का रिस्क भी है, ठीक है। तो जो फाइनली इफेक्टिव जो हमारा नंबरेटर होगा वो जीरो हो जाएगा, नेट जीरो हो जाएगा। तो 0/100 कीजिएगा तो जीरो ही रहेगा, समझे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बैंक के पास कैपिटल है 100 करोड़, लोन ए 50 करोड़ यूज कर रहा है और जो लोन बी है वो 100 करोड़ यूज कर रहा है, फुल कैपिटल ब्लॉक कर रहा है, समझे। तो कहने का मतलब कि अच्छा लोन कौन सा है जी, कौन सा अप्रूवल मिलेगा, लोन ए को अप्रूवल मिलेगा, बी नंबर करेक्ट है, ठीक है। तो दोस्तों केवल एब्सोल्यूट प्रॉफिट देखकर चूज नहीं करना है, आपको रिस्क एडजस्टेड प्रॉफिट देखना है, ठीक है, यही बात कही जा रही है। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं आज के सेशन का। देखिए बैंक अल्फा ने क्या किया,
कि 50 करोड़ का लोन अप्रूव कर दिया रियल एस्टेट डेवलपर को, कोलेट्रल वेरीफाई किए बिना, विदाउट कोलेट्रल वेरिफिकेशन इन्होंने 50 करोड़ का लोन दे दिया रियल एस्टेट को। 6 महीना के अंदर बॉरोवर डिफॉल्ट हो गया, 30 करोड़ का नुकसान हो गया। सवाल है कि हु शुड हैव इंडिपेंडेंटली रिव्यूड द क्रेडिट सैंक्शन प्रोसेस टू प्रिवेंट द फेलियर। किसको रिव्यू करना था? ठीक है, क्रेडिट टीम, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, ब्रांच मैनेजर, बीसीआरएम कमिटी। तो दोस्तों इंटरनल कंट्रोल फेल हुआ है, यही हुआ है ना जी। लेकिन इंडिपेंडेंट रिव्यू एंड ऑडिट ने क्वार्टरली ऑडिट में गलती पकड़ी, राइट, लिखा है ना। तो इंडिपेंडेंट रिव्यू का काम करता कौन है? ऑडिट टीम करेगा। दोस्तों देखिए, क्रेडिट टीम लोन एग्जीक्यूट करता है। जो हमारा क्रेडिट टीम है ना,